हाँ जी, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, एकदम डिटेल में। ये जो है ये तुम सेल्फ रीड कर लो, बहुत सिंपल है, सीधा 10(1) ने उठा के बोल दिया। ये भी सेम है 10(1) भी। प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे गुड्स मूवमेंट हो रही है, तो जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होती है। सर जहाँ पे बिल टू शिप टू केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जहाँ पे वो थर्ड पर्सन रहता है, डेट इज प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सच पर्सन बिल टू शिप टू के केस में। यस, ये मॉड्यूल के एज इट इज क्वेश्चन है, इनको इतना टेंशन मत लिया करो। सर गुड्स और सर्विसेज अगर इफ दीज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ऑन बोर्ड कन्वेंस, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज उसने दोनों पूछ लिया, तो यहाँ पे सेक्शन 10 भी लगेगा और यहाँ पे सेक्शन 12 भी लगेगा। गुड्स के केस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जहाँ पे वो गुड्स ऑन बोर्ड हुई थी, जहाँ पे वो गुड्स ऑन बोर्ड हुई थी, जहाँ पे वो गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर्विसेज के केस में क्या पढ़ा था, जहाँ पे द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम जो है वो कन्वेंस डिपार्ट हुआ था। याद है इस केस में हमने वो एयरलाइन में बैठे बैठे मूवी देखने की डिमांड करी थी, और यहाँ पे तुम्हारे ट्रेन में वो चिप्स वगैरह वाला चढ़ा था। यस यस, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये ट्रू है, ट्रू है, हाँ। अब सपोज करो एक रोड कंस्ट्रक्ट होगी मुंबई, दिल्ली से लगे मुंबई तक, उसमें तो मल्टीपल स्टेट्स आ गई, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी भाई, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन करेंगे। और प्रपोर्शन क्या करेंगे, एज डिटर्मिन्ड इन द एग्रीमेंट, एज डिटर्मिन्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो तुम्हारा एग्रीमेंट डिटर्मिन हुआ था। और सर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर जो भी रीजनेबल बेसिस लगा, अब यहाँ पे देखो मॉड्यूल की लैंग्वेज देखो, जो भी रीजनेबल बेसिस लगा, जिसको मैंने तुम्हें कैसे बोला था, कॉमन सेंस, लेकिन लैंग्वेज अपने को कैरी करनी है, विच इज़ कि अगर एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है, उसकी एब्सेंस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगी, ऑन द रीजनेबल बेसिस, ठीक है। और हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या पढ़ा था कि अगर जैसे वही बात है ना जो हमने वो पढ़ा नहीं था कि अगर जैसे मेरी पंजाब और हरियाणा की बिल्डिंग थी, वो 2 स्टेट्स में थी, तो उस केस में 50-50 करा था, तो वही आता, उसी को रीजनेबल बेसिस बोला, प्रोपोर्शनेटली ऑन रीजनेबल बेसिस ऐसे बोल सकते हो। ये देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन सप्लायर और रिसिपिएंट, इस केस में प्रोपोर्शनेट होगा, प्रोपोर्शनेट होगा। और वो कैसे कंप्यूट होगा, एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट, तो मेरी आधी बिल्डिंग पंजाब में, आधी बिल्डिंग हरियाणा में, तो 50-50 प्रोपोर्शनेट हो गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। What would be the place of supply of services provided by an event management company for organizing a sporting event for a sports federation which is held in multiple states? अब सर एक तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज दी जा रही हैं और मल्टीपल स्टेट्स में, तो सर हमें पता है कि अगर B2B को दी जा रही हैं तो वहाँ पे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम्हें पेपर में एक तो यहाँ पे देखो देखो, ये है तो क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का, और ये एमटीपी में भी आया हुआ है सितंबर 25 की, एंड जैन 25 की एमटी में भी आया हुआ है। सोचो, दो दो एमटीपी में आ गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करा है मैंने, इसको स्टार मार्क क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम, इसीलिए तो तुम रट के जाओगे कि एक तो प्रोविजन क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई की, और सेकंड कि कहाँ कहाँ पे B2B और B2C की बाइफर्केशन है और कहाँ कहाँ पे नहीं है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। इसकी मेमोरी टेक्निक मैं तुम्हें दे चुका हूँ रिवीजन वीडियोस में, और ऑफ कोर्स तुम्हें तो मैं परसों देने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे केस में हम स्टार्ट क्या करेंगे कि भाई रेसिपिएंट सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सिंपल लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इसमें तो टेंशन ही नहीं है, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है। लेकिन अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है, मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पहले तो हम चलेंगे एग्रीमेंट से, पहले तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनेट ही करेंगे, वहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। लेकिन साथ में मैंने तुम्हें बोला था ज़रूर लिख के आना एप्लीकेशन ऑफ गैप, एप्लीकेशन ऑफ गैप, ये ज़रूर लिख के आना।
रूल 5 ऑफ आईजीएसटी याद रहे ना रहे, उसमें तुम लिख सकते हो कि प्रोपोर्शनेट वैल्यूज एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ आईजीएसटी रूल्स, ऐसे भी लिख सकते हो। वर्डिंग देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोपोर्शनेट वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ आईजीएसटी रूल्स, ये भी लिख सकते हो। और प्लेस ऑफ सप्लाई में सिर्फ आईजीएसटी रूल्स ही होते हैं, सी और एस के रूल्स नहीं होते। प्लेस ऑफ सप्लाई सारा आईजीएसटी गवर्न करता है, ठीक है। और यहाँ पे तुम क्या बोलोगे साथ में, गैप, गैप जरूर बोलना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तो इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही सीधे सीधे हैं, सीधा सीधा प्रोविजन से उठ के आए हैं, तो ये तुम अपने आप पढ़ लो। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन। मोबाइल कनेक्शन वही रट्टे वाला, कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर की लोकेशन थी क्या कहीं पे? अब सर मोबाइल कनेक्शन के केस में बात तो वही आ जाती है कि पोस्ट पेड भी होता है, प्रीपेड भी होता है, पोस्ट पेड भी होता है, प्रीपेड भी होता है। अब उन्होंने पहले तो आंसर सीधा इसका दे दिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ मोबाइल सर्विसेज कैन नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनेगी, क्योंकि जो मोबाइल कंपनी है वो मल्टीपल स्टेट्स में होती हैं और इनकी सर्विसेज इंटर स्टेट होती है, तो ऐसे तो फिर इनकी जहाँ जहाँ लोकेशन हुई सिर्फ वहाँ वहाँ की स्टेट को रेवेन्यू जाएगा, तो हमें वो तो दिक्कत करनी ही नहीं है, तो कंजम्पशन प्रिंसिपल टूट जाएगा। ऐसे तो कंजम्पशन प्रिंसिपल टूट जाएगा अगर हमने लोकेशन ऑफ सप्लाई रख दी। मान लो रिलायंस का हेड ऑफिस जो है वो सिर्फ मुंबई में है, और रिलायंस तो पूरे ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क्स बेचती है, तो इसका मतलब अगर मैं पंजाब में बैठ कर रिचार्ज कराऊँ और उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाए तुम्हारी मुंबई, दैट इज़ योर लोकेशन ऑफ दैट इज़ योर लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी। यस यस। अब सर जो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन होती है डिपेंड करता है कनेक्शन कौन सा है, पोस्ट पेड है या प्रीपेड है। सर अगर पोस्ट पेड कनेक्शन है तो ये तो हमें पता ही है, रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है बात। लेकिन प्रीपेड है तो उसके केस में 3 केस थे, याद है? या तो वो जो सेलिंग एजेंट, रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, उस केस में क्या थी, लोकेशन ऑफ दीज, इन लोगों की लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है बात। लेकिन अगर कोई पर्सन फाइनल सब्सक्राइबर को बेच रहा है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इज लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, जहाँ पे वो प्री पेमेंट रिसीव हुई है या जहाँ पे वो वाउचर इशू सोल्ड हुआ है। और किसी भी अदर केसेस में वही सिंपल डिफॉल्ट अपनी प्रोविजन क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर एड्रेस अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ी एक दिक्कत लगती है मॉड्यूल के आंसर में, वो क्या है कि उनका क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन, कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, और तुम खुद ही नीचे लिख रहे हो कि हाँ इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो तुम्हारा केस तो निकल आया। और तुमने ऊपर स्टार्ट कैसे करा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ मोबाइल सर्विसेज कैन नॉट बी द प्लेस ऑफ मोबाइल, कैन नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात, ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई आपस में। भाई मॉड्यूल अपनी मर्जी से तो जो मर्जी कर ले। और ये देखो तुम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का भी है, एमटीपी में भी है, सितंबर 25 की भी, जैन 26 की में भी आया और जैन 25 की एमटीपी में भी आया, सोचो। हाँ, और तुम भले मानस की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह ये सोच के कि हाँ यार हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज भी हो, और ऊपर यहाँ पे लिख दो द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ मोबाइल सर्विसेज कैन बी या मे बी प्लेस ऑफ सप्लाई इन सम केसेस, इतना भी लिखो और तुम्हारे तो मार्क्स कट गए। तो यहाँ पे कभी कभार मॉड्यूल मेरे को थोड़ा हैरान कर देता है। चलो एनीवे, ये इजी क्वेश्चन है। एक बंदा मुंबई का है और वो कुल्लू मनाली जाता है और वहाँ पे बैंक से सर्विस लेता है, और तुम्हें पता है क्या था बैंक के केस में, तो एक ही था बैंकिंग सर्विसेज के केस में क्या था, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट सर्विसेज अगर एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब यहाँ पे जो कुल्लू मनाली में जो बैंक है, आईसीआईसी जो बैंक है तुम्हारा मनाली में, उसको थोड़ी ना पता है कि ये बंदा मुंबई का है और ये बंदा मतलब इसका एड्रेस थोड़ी ना उनके पास, वो तो वैसी सर्विस लेने आ गया कुछ ना कुछ सर्विसेज। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी तुम्हारी, मनाली, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। यस यस, क्योंकि
लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल। ये मेरे को गुड क्वेश्चन लगा। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है गुड़गांव से, वो एयर इंडिया से ट्रेवल करता है मुंबई से दिल्ली, बंदा है गुड़गांव का, फ्लाइट ले रहा है वो मुंबई से दिल्ली, फ्लाइट ले रहा है वो मुंबई से दिल्ली, और उसने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे मुंबई में कराया। अब सर इंश्योरेंस के केस में क्या थी प्लेस ऑफ सप्लाई तुम्हारी, वो बताओ। अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये बंदा, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड के केस में इंश्योरेंस की केस क्या थी, इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स। अब वो तुम्हें मैंने बताया था कि इंश्योरेंस के केस में एक ही चीज़ याद रख लो, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। मैंने तुम्हें बोली थी बात कि एक चीज़ बस याद रख लो। हाँ हाँ, मई 26 में भी आ सकता है भाई, सितंबर 26 में भी आ सकता है, जैन 27 में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आने को कभी भी कुछ भी आ सकता है भाई। यस, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। इंश्योरेंस के केस में तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे बंदा कहाँ है, गुड़गांव का, तो गुड़गांव में बन जाएगी तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ रहे हो, वो तुम्हें जितना मर्जी कंफ्यूज कर रहे हैं कि तुम्हारी फ्लाइट जा रही है मुंबई से, जा रही है दिल्ली, जो तुम्हारा जिसने तुम्हारा इंश्योरेंस करा है वो बैठा है पुणे में, है ना, और जो तुम्हारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है उसका हेड ऑफिस है जम्मू कश्मीर में, जितना मर्जी कंफ्यूज कर लें, लेकिन तुम्हें अपने कंसेप्ट पे क्लियर रहना है। ठीक है बात, यस सर। अब हम चलते हैं कुछ आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पे। ठीक है, जितने भी न्यू सिलेबस वाले अपने स्कीम वाले। जैन 25 की आरटीपी का क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ जी। ओके चलो। अनरजिस्टर्ड पर्सन है गुजरात का, वो अपने पेरेंट्स को मिलने गई बिहार में, उसने अपने पेरेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी से उनका लाइफ इंश्योरेंस खरीदवा दिया। ठीक है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ एमएनटी इंश्योरर इज पटना। ओह, बात ही खत्म हो गई। इंश्योरेंस के केस में तुम्हें मैंने क्या बताया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट उनके रिकॉर्ड में क्या है, उनके रिकॉर्ड में क्या है, उनके रिकॉर्ड में क्या है, पटना। तो ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, पटना। बात ही खत्म, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, पटना। यस यस। नेक्स्ट चलते हैं जी। लखन सिंह ट्रांसपोर्टर है, जीटीए है, नोएडा में रजिस्टर्ड है, उसको राम ट्रेड लिंक्स ने हायर करा जो कि दिल्ली में रजिस्टर है। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, अगर B2B है या B2C है डिपेंड करता है। सर अगर B2B है, क्योंकि वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है ना, न्यू दिल्ली का बंदा है, और उसने अपनी गुड्स कहाँ भेजी, टू ट्रांसपोर्ट इज कंसाइनमेंट गुड्स फ्रॉम हिज वेयर हाउस इन दिल्ली टू द हाउस ऑफ बायर लोकेटेड इन रुड़की उत्तर प्रदेश। तो इस केस में तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में लोकेशन, उसकी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आ जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हारी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या बन जाएगी, दिल्ली। यस यस यस, दिल्ली, वेरी गुड। मिस्टर करण है मुंबई का, उसने पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन लिया। पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन में के केस में क्या पढ़ा हुआ है हमने, सिंपल एक ही पॉइंट पढ़ा हुआ है सर, पोस्ट पेड के केस में बिलिंग एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यस यस। सर्विस प्रोवाइडर जो है उसने अपना रेजिडेंस एड्रेस, अरे सोचो ऐसे क्वेश्चन आए पेपर में जहाँ पे तुम्हें और कोई स्टेट भी नहीं दी हुई। करण भी मुंबई का, उसने पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन भी मुंबई में लिया, और उसने अपना रेजिडेंस का एड्रेस भी मुंबई दिया। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई। महाराष्ट्र, ऑब्वियसली मुंबई, मतलब सिंपल। पोस्ट पेड के केस में जहाँ पे बिलिंग एड्रेस होता है, लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यस यस। सितंबर 25 का क्वेश्चन उठा लेते हैं जी, पीवाईक्यू का। सितंबर 25 मतलब पेपर में आया भी 2 अटेम्प्ट पहले। बी वाला समझ नहीं आया, ओके, बी वाला समझ नहीं आया, ओके। देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सर, अगर तो B2B रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, और अगर B2C है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर करी थी ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है बात। अब यहाँ पे जो लखन सिंह GT है उसको हायर किसने करा, राम ट्रेड लिंक्स ने, जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में। रजिस्टर्ड है तो बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई।
कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो लोकेशन उसकी क्या है, दिल्ली। और सर अनरजिस्टर्ड वाला केस तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला था, यहाँ पे ये लो, मिस्टर मुकुल एक बैंक मैनेजर, उसका ट्रांसफर हुआ वेस्ट बंगाल से राजस्थान, बैंक मैनेजर है उसका वेस्ट बंगाल से राजस्थान ट्रांसफर हो गया, और उसकी जो फैमिली है वो रहती है झारखंड में। समझ रहे हो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल स्टेट्स दे दी कि उसका बंदा शिफ्ट हुआ वेस्ट बंगाल से राजस्थान, उसकी फैमिली रहती है झारखंड में, और उसने एक कुरियर वाले को हायर करा जो कि कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कोलकाता में। क्या इससे में फर्क पड़ता है क्या, नहीं। टू ट्रांसपोर्ट हिज हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम रांची टू जोधपुर, फ्रॉम रांची टू जोधपुर। सोचो इतनी इतनी सारी जगह दे दी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड, रांची, जोधपुर। एट दी एंड तुम्हें क्या लगानी है, अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजन, जो कि हमने अभी पढ़ी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और बाय कुरियर विल बी, अगर B2C है तो प्लेस इज वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे उसको गुड्स हैंड ओवर करी थी। अब यहाँ पे भाई अगर वो बंदा शिफ्ट हो रहा है और उसने अपनी गुड्स दी हैं रांची से जोधपुर भेजने के लिए, तो यहाँ पे गुड्स हैंड ओवर कहाँ पे करी होंगी, रांची में, सिंपल रांची में। तो बस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द रांची। और लैंग्वेज देखो कितनी सिंपल लिखी हो, क्योंकि ये मॉड्यूल का आंसर है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, by way of transportation of goods in case of unregistered person is the location at which such goods are handed over for transportation, वही जो मैंने अभी पढ़ाया, सिंपल। ओह नेक्स्ट चलते हैं। मैसर्स रवि बिल्डर है पुणे का, उसने एक बिल्डर को हायर करा आर्किटेक्चरल फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में, अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद का बिल्डर है गुजरात का, और पुणे का है हमारा महाराष्ट्र का रवि बिल्डर्स। और जो बिल्डिंग बननी है, आर्किटेक्चरल प्लान बनना है, वो बिल्डिंग कहाँ बननी है, कनाडा में। ओह सर सप्लायर भी यहीं का, रिसिपिएंट भी यहीं का, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो सर्विस ली जा रही है आर्किटेक्चरल वाली 12 सबसेक्शन 3, वो तुम्हारी कहाँ पे बन रही है बिल्डिंग, कनाडा में, आउट ऑफ इंडिया। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट कहाँ पे, पुणे का। तो यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये लो, जहां पे तुम्हारी आउटसाइड इंडिया इंटेंडेड है शेल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, डेट इज पुणे। ओके ये लो, नेक्स्ट पे चलते हैं साहब हम। बिंदुसार के एम्प्लॉय गलगोटिया का, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसके एआई के रोबोट बहुत फेमस है, जो कि महाराष्ट्र अपने ऑफिस में काम करता है। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन का फटाफट क्रक्स बता देता हूँ। उसने अपने बेटे के लिए एक लैपटॉप ऑर्डर करा, कहाँ से, अमेजिंग.in, Amazon.in लिख नहीं ना सकते थे, तो अमेजिंग.in लिख लिया, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उसने लैपटॉप ऑर्डर करा। अब वो रहता कहाँ है, जो बिंदु सर है वो महाराष्ट्र में रहता है, मतलब महाराष्ट्र में उसका ऑफिस है। तो उसने क्या करा, अमेजोन से ऑर्डर करते टाइम अपना बिलिंग एड्रेस डाल दिया महाराष्ट्र, और अपने बेटे को जो ऑर्डर भेज दिया डिलीवरी एड्रेस डाल दिया उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, डेट इज़ यूपी। और मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली बताया था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल हो रही है जहाँ पे बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट है, तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। उस बंदे ने ऑर्डर प्लेस करते टाइम बिलिंग एड्रेस डाल दिया महाराष्ट्र का और डिलीवरी एड्रेस डाल दिया बरेली का, उत्तर प्रदेश का। जल्दी से बताओ इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। यस, सम्राट का बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यूपी। मैंने तुम्हें बताया था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर सेल हो रही है और बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट है, यस आशुतोष वेरी गुड, तो उस केस में तुम्हारा डिलीवरी एड्रेस विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। यस यस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बरेली उत्तर प्रदेश। थोड़ी कहानी उसने ज़्यादा लिख दी क्योंकि इसने पूरा एज पर 10(1) CA जो हमने पढ़ा है उसके अलावा थोड़ा इसने सर्कुलर कुछ बोल दिया, इतना रेलिवेंट नहीं है, खुद पढ़ लो एक बार, कोई फ़र्क नहीं है। हेलो 1 2 3 स्क्रीन पॉज, 1 2 3 स्क्रीन पॉज। यस, नेक्स्ट चलते हम। MTP में बच्चे का क्वेश्चन है साहब, मोतीलाल है CA। ओ तो तुम भी हो, ये तो तुम्हारा केस आ गया भाई। तुम कल को ये वाला तुम खुद को रिलेट करो यहाँ पे कि तुम एक अपने स्टेट में बैठे हो, ठीक है, और तुम रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड का मतलब तुम इतना, तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम इतना चल रहा है कि तुम्हारी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो चुकी है। वाह, बड़ी बात है।
और तुम कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो एक मनोहर लाल नाम के बंदे को, जो कि दिल्ली में रहता है। सर क्या हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विसेज कहीं किसी स्पेसिफिक प्रोविजन में पढ़ी थी? जितना भी हमने वो पढ़ा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, एडमिशन इन इवेंट, इनमें कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा था? नहीं। अगर नहीं पढ़ा तो वो किस में फॉल करेगी? डिफॉल्ट प्रोविजन में, जनरल प्रोविजन में। हाँ भाई, कहानी मत सुनाना वहां पे। यस, आशुतोष का आंसर सही है। हमने अगर ये कहीं पे नहीं पढ़ा था तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट प्रोविजन में लाई करेगा। डिफॉल्ट प्रोविजन में तुमने क्या पढ़ा था कि सर अगर तो रजिस्टर्ड पर्सन को जा रही है B2B को, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर जा रही है ये B2C को, तो अगर एड्रेस अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स है देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है देन इट वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। यस, अब आशुतोष ने आंसर चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब लैंग्वेज लिखी हुई है, द एड्रेस ऑफ मनोहर लाल इज रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ मोतीलाल। अब रिकॉर्डेड है तो इसका मतलब भाई उसको पता है कि ये बंदा दिल्ली का है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी? लोकेशन ऑफ मनोहर लाल विच विल बी दिल्ली। और ये तुम्हारा फॉल्ट कर जाएगा 12 सबसेक्शन 2 में। यस। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। विंची है, उसने मशीन लीज करी है इस बंदे को 35,000 के रेंट पे। 12 महीने बाद उसने बोला कि यार मेरे को मशीन 5 लाख में बेच दे। 8 लाख की मशीन है, उसने 35,000 के रेंट पे दे दी, और 12 महीने बाद वो बोल रहा है मेरे को 5 लाख में दे दे। उसने एग्री कर दिया। अब यहाँ पे तुम्हें याद है हमने पढ़ा था, जो मैंने बोला भी था कि एक बड़ी मशीनरी है जो वहीं के वहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट समझो, इसमें तुमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी ये वाली तो एग्जैक्टली। जब मैंने उससे मशीनरी रेंट पे ली थी, मैं हूँ दिल्ली का, मैंने उससे मशीन रेंट पे ले ली सप्लायर से जो कि यूपी में। तो इसका मतलब मशीन तो दिल्ली में आ चुकी है, ठीक है बात। तो गुड्स जो है ऑलरेडी दिल्ली में पड़ी हैं, और मैंने उसको बोला ये गुड्स मेरे को बेच दे, तो उसने बोला ले ले। नहीं भाई आशुतोष, यूपी नहीं आएगा, दोबारा सोच, मैं बताता हूँ फिर से प्रोविजन। ये तुम्हारा उसमें फॉल करेगा, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। भाई तुम्हारी जो मशीन है वो तो ऑलरेडी दिल्ली में पड़ी है, और मैंने इसको बोला ये मेरे को बेच दे, वो कहता ले ले। अब गुड्स की मूवमेंट तो हुई नहीं ना, क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी दिल्ली में पड़ी हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। नहीं भाई, इंस्टॉल्ड नहीं आएगा, इंस्टॉल्ड और ये वाला अलग था। ये देख, इसमें से देख ले, ये दो केस अलग थे। एक था वेयर गुड्स आर टू बी इंस्टॉल्ड या असेंबल्ड, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी? प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। लेकिन अगर हमारा तो इस केस में फॉल करता है, अगर उस सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ गुड्स। तो इस केस में तुम्हारी गुड्स जो है वो ऑलरेडी दिल्ली पड़ी हैं, तो तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई है रिसिपिएंट नोएडा का है क्या? ओ सॉरी, माय बैड, रिसिपिएंट नोएडा का है भाई, सेलर है ये, दिल्ली का सेलर है, उसने मशीन लीज करी है मिस्टी को जो कि यूपी की है। तो फिर इसका मतलब यूपी में मशीन ऑलरेडी पड़ी है। सॉरी, यूपी में मशीन ऑलरेडी पड़ी है। तो इस केस में तुम्हारी क्या हो जाएगी? सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स तो इन्वॉल्व थी नहीं, तो तुम्हारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? नोएडा बन जाएगी तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे गुड्स ऑलरेडी अवेलेबल थी, क्योंकि मूवमेंट तो हुई नहीं, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। यस सर, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर पप्पन, सर पे कतल 56। ओ ये माय ग्रैंडफादर लव्ड। मिस्टर पप्पन है फरीदाबाद का, वो ट्रैवल करता है एयर इंडिया से पुणे से दिल्ली, और अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवाता है पुणे में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड अबव, ऊपर मैंने कवर कर ली थी कि तुम्हें याद क्या रखना है कि भाई उसकी लोकेशन क्या है बंदे की।
यहाँ पे इन्होंने थोड़े डिटेल में प्रोविजन समझाई है एंड में लिखने के लिए कि फरीदाबाद बनेगी। तो तुम्हें पता है इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर B2C है तो एड्रेस अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स, जो कि रिकॉर्डेड होगा ही। तो रिकॉर्ड तो क्योंकि करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है कि अगर एड्रेस अवेलेबल हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लेकिन अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं हुआ तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो कि नॉर्मल केस में तुम पढ़ते हो। यहाँ पे तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही है, तो फरीदाबाद। यस यस। MTP का क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। जो ऊपर तुमने क्वेश्चन पढ़ा ना कि एक बंदे ने अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदा, ठीक है, और उसने क्या करा, बिलिंग एड्रेस डाल दिया एक और डिलीवरी एड्रेस डाल दिया कोई और। उसने क्या करा, पंजाब का बंदा था, उसने बिलिंग एड्रेस डाल दिया पंजाब, लेकिन उसने डिलीवरी एड्रेस डाल दिया हरियाणा। लेकिन 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 जो इनवॉइस है उसके ऊपर सिर्फ बिलिंग एड्रेस आया है। द इनवॉइस रिकॉर्ड्स ओनली द बिलिंग एड्रेस एंड नो मेंशन ऑफ डिलीवरी एड्रेस। भाई बंदे ने ऑर्डर प्लेस करते टाइम, मतलब बंदी है यहाँ पे तो नीलम है, नीलम ने ऑर्डर करते टाइम अपना डाला, अपना नहीं डाला, मतलब नीलम के, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं बोलने वाला था अपना नहीं डाला, नीलम के पास क्या ही है डालने को, नहीं छोड़ो छोड़ो। नीलम ने एड्रेस डाला और उसने पंजाब डाला बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस डाला हरियाणा, लेकिन इस केस में वहाँ पे इनवॉइस के अंदर बिलिंग एड्रेस ही आया, सिर्फ डिलीवरी एड्रेस का आया नहीं। अब जब एड्रेस ही एक है हमारे पास, जब एड्रेस ही एक है हमारे पास, तो वही हमारा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बनेगा ना, तो पंजाब बन जाएगा। यस। कह रहा है हे भगवान क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। हे भगवान क्या क्या सुनना पड़ रहा है, अच्छा है मैं बह रहा हूं। सही है। चलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, पंजाब। यस यस। Jan 26 का क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं भाई। ये देखो इसने भी वही करा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लैपटॉप गिफ्ट करा ई-कॉमर्स वेबसाइट से, ठीक है, और डिलीवर करवा दिया उसने गुजरात में, ठीक है, और उसका परमानेंट एड्रेस जो महाराष्ट्र था वो बिलिंग एड्रेस था। नीलम वाला क्वेश्चन याद रहेगा, सही है। तो बिलिंग एड्रेस हो गया महाराष्ट्र, डिलीवरी एड्रेस हो गया गुजरात, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी तुम्हारी, गुजरात। सिंपल। यस यस। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया, ये कैसा स्टार बनाया मैंने, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया। ये वाले क्वेश्चन का आंसर तुम खुद दोगे, जल्दी करो। मिस्टर ओमन है, एक टूरिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा है इंडिया घूमने, ठीक है। अब वो घूम रहा था राजस्थान में उदयपुर की महल देख रहा था, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वादियां देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, जो भी देख रहा था, मतलब उदयपुर की ब्यूटी देख रहा था। और उसका फोटो खींचते टाइम हो गया कैमरा खराब, और उसने अपना कैमरा रिपेयर करवाया। कैमरा रिपेयर किससे कराया, मिस्टर आर से, जो खुद उदयपुर घूमने आया था, कि यार मैं तो वैसे ही आया था। और जो मिस्टर आर है वो रजिस्टर्ड कैमरामैन रिपेयरर है, वो कैमरामैन मतलब रजिस्टर्ड है वो दिल्ली में। और यहाँ पे ओमन तो क्योंकि बाहर का था, तो ओमन ने अपना एड्रेस ना अपने फ्रेंड का दे दिया जो कि महाराष्ट्र में रहता है, अपने फ्रेंड का एड्रेस दे दिया जो कि महाराष्ट्र में रहता है। सोच रहे हो यहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हारा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल भटकेगा, थोड़ा सा प्रिंसिपल, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजन थोड़ी रटनी भी पड़ेगी। सर इस केस में हमने कौन सी प्रोविजन पढ़ी थी, इस केस में हमने प्रोविजन पढ़ी थी ये वाली, सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी यहाँ पे तो ये वाली पढ़ी थी, ये वाली सर्विसेज करी है ना उसने, कैमरा रिपेयर करके दिया ना। तो B2C है बंदा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेयर एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स। तो सर यहाँ पे तो एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, उसने बताया कि मेरा एड्रेस मुंबई डाल दो, तो यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे उसने एड्रेस अपने दोस्त को उठा के दे दिया, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बन जाएगी, महाराष्ट्र। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा थोड़ा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल भटकेगा, क्यों भटकेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो वो बंदे ने
उदयपुर में वो सर्विसेज कंज्यूम करी है ना कैमरा ठीक करवाने की, एक्चुअल में तो वो बंदा उदयपुर खड़ा है कि मेरा कैमरा यहाँ पे ठीक कर दो, और उसने कैमरा ठीक करवाया और मजे से फोटो खींचते खींचते चला गया अपना वापस ऑस्ट्रेलिया। तो कैमरा तो उदयपुर में ठीक कराया, लेकिन उसने अपने बस एम ही दोस्त का एड्रेस दे दिया कि मेरा एक दोस्त रहता है मुंबई में, उसका एड्रेस लिख दो, खत्म। ठीक है, ओके। सर एक्चुअली ना पता बात क्या है, अनरजिस्टर्ड के केस में इतनी टेंशन क्यों नहीं होती, क्योंकि किसी को आईटीसी नहीं ना मिलना, इसलिए इतनी टेंशन नहीं होती अनरजिस्टर्ड के केस में। ठीक है, ओके। बस चलो आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई हमें फॉलोइंग इंडिपेंडेंट किसी में बतानी है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है जयपुर में, वो सरगम इवेंट को हायर करती है कि हमारा एक इवेंट करा दो। सर एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस ले रहा है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? आशुतोष बोल रहा है अगर महाराष्ट्र का नहीं होता, ओके, अगर यहाँ पे इस केस में उसने महाराष्ट्र का एड्रेस नहीं दिया होता तो सर हम फिर भी यही प्रोविजन लगाते। देखो केस तो अभी भी यही है कि सप्लाई, एक सेकंड, केस तो अभी भी यही है कि सप्लाई B2C को हो रही है और प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स होता, लेकिन अगर महाराष्ट्र होता ही ना तो अदरवाइज द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं भाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं भाई। राजस्थान नहीं होता, दिल्ली होता, दिल्ली का सप्लायर था ना वो, जो आर है, जो आर है वो तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है ना, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होती तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर वो आर जब उदयपुर घूम के अपना घर जाता, फिर वहाँ पे ओमन के नाम का एक बिल काटता और वहाँ पे अपना दिल्ली ही डाल देता वो प्लेस ऑफ सप्लाई, CGST SGST चार्ज करके मजे से गवर्नमेंट को पे कर देता। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, ऑफ कोर्स अभी ना थोड़ा थोड़ा लैक ऑफ रिवीजन बोलो या लैक ऑफ प्रैक्टिस काइंड ऑफ है, तो उस चक्कर में तुम्हें थोड़ा लोड लग रहा है कि एकदम से अभी जस्ट पढ़ा और एकदम से एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ गया तो हमें एकदम से क्लिक नहीं हुआ। तभी मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट तभी मैंने इस बैच में ना 2x व्यूज़ दिए। 2x व्यूज़ मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि तुम एक तो सुन लो अभी आराम से पूरा, और फिर तुम आराम से बाद में क्वेश्चन आंसर्स करो या फिर सॉरी चैप्टर रिवाइज करो मेरे साथ या रिवीजन वीडियो देखो या कुछ भी करो, और फिर तुम वापस आके क्वेश्चन आंसर्स दोबारा देख सको आराम से। ठीक है, यस सर। PSL लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है चंडीगढ़ में, ये तो रजिस्टर्ड हो गया जी। इसने ऑर्डर करा, एक रजिस्टर्ड पर्सन है चंडीगढ़ का, उसने ऑर्डर करा रजिस्टर्ड पर्सन झारखंड को कि मेरी डिलीवरी ऑफ गुड्स करवा दो रांची में। अरे ये तो बिल टू शिप टू हो गया, ये तो बिल टू शिप टू हो गया भाई। ओह नीचे नीचे भी लिखा हुआ है बिल टू शिप टू, ये तो बिल टू शिप टू हो गया कि भाई चंडीगढ़ का बंदा है, उसने झारखंड के बंदे को फ़ोन करा कि यार तुम ना मेरे 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 को तुमसे एक चीज़ खरीदनी है, एक काम करो सर समरी बुक टोटल मेमोराइज करके ऑल क्वेश्चन एंड आंसर कर ले तो इनफ है। इनफ से ज़्यादा है भाई, इनफ से ज़्यादा है, इनफ से। जो मेरी समरी बुक है ना 26 पेजेस में जो पूरा GST कवर्ड है, वो इतनी तगड़ी बनाई है ना मैं, क्योंकि मैंने खुद बैठ के बनाई है। मैंने ना आगे किसी को काम दिया जो काफ़ी टीचर्स करते हैं कि किसी को आगे बोल दिया कि एक बुक बना दो, और ना मैंने उसमें वो करा कि कॉपी पेस्ट उठा के कर दिया, नहीं भाई एक एक प्रोविजन बैठ के बनाई है मैंने। तो वो इतना अपने आप में सफिशिएंट है कि तुम्हारा उसमें सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। ओहो 26 पेज को 26 बार रिवाइज कर लूंगा, आहा हा, करो करो अच्छी बात है, करो अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छा ही है यार, समझ रहे हो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, करो। हाँ तो यहाँ पे चंडीगढ़ के बंदे ने झारखंड के बंदे को फ़ोन करा कि अरे तुम्हारे वहाँ पे ना एक झारखंड में एक बंदा जो मेरा कस्टमर है वो गुड्स मांग रहा है, उसको मेरे बिहाफ पे डिलीवर कर दो, मेरे को बिल कर देना, मेरे को बिलिंग कर देना। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्वेश्चन में आ ही गई वो चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई थी कि भाई 2 इनवॉइस रेज होते हैं ना, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट फॉर बोथ ऑफ द अबव सप्लाईज मेड बाय CMR एज वेल एज PSL। जो हमारी ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी है ना,
जो हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी थी, यहाँ पे ये रहा तुम्हारा CMR, ये रहा तुम्हारा PSL। सर PSL के केस में क्या होगी, लोकेशन ऑफ CMR विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तुम कंफ्यूज मत हो जाओ, क्वेश्चन में ही रहो। पंजाब के बंदे ने जिसने झारखंड से ऑर्डर करा, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, बिलिंग एड्रेस ऑफ द थर्ड पर्सन, दैट इज योर चंडीगढ़ वाला बंदा। तो CMR, देखो उसने बोला ना यार, एक तो ना मैं जिस स्पीड से सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ, उस केस में तुम नाम मत कंफ्यूज कर देना। CMR जो है ये झारखंड का बंदा है, तो इस केस में जब ये झारखंड वाला इनवॉइस रेस करेगा, ये किसको रेस करेगा, PSL को रेस करेगा कि भाई तूने मेरी सर्विस ली है, मैंने तेरे कहने पे गुड्स आगे डिलीवर करा दी, तो ये माना जाएगा कि गुड्स तेरे को डिलीवर हो गई हैं, तो फटाफट मैं तेरे को बिलिंग कर देता हूँ और मैं चंडीगढ़ का प्लेस ऑफ सप्लाई बना देता हूँ। तो CMR के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, चंडीगढ़, दिला दूं घर चंडीगढ़ में। और PSL जो झारखंड का है, PSL कहाँ का, सॉरी PSL जो पंजाब का है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसका जो कस्टमर बैठा है जहां पे इसने गुड्स डिलीवर कराई है, MST लिमिटेड, MST। मैं यार तुम ना कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसको ना ऐसे बनाता हूं, ये रहा PSL, ये रहा CMR, और ये रहा MST। MST ने फोन करा PSL को। अब ये हमारी एग्जांपल में पूरा फिट बैठेगा जो मैंने तुम्हें दी अभी थोड़ी देर पहले। MST ने फोन करा PSL को कि सर गुड्स चाहिए। PSL ने आगे अपने डीलर को फोन करा कि भाई ये MST को गुड्स दे दे मेरे बिहाफ पे। तो CMR किसको इनवॉइस रेस करेगा, PSL को। तो इस केस में CMR के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, ये इसकी लोकेशन, PSL की लोकेशन। तो CMR के केस में जो कि बैठा है झारखंड में, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, चंडीगढ़, विच इज द लोकेशन ऑफ PSL। ठीक है बात। और ये जो PSL इनवॉइस रेस करेगा MST को, जो कि कहाँ बैठा है, झारखंड में, इस केस में PSL की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, झारखंड, जहां पे उसका कस्टमर बैठा है। ओह, तो PSL के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, झारखंड। ठीक है, यही आगे लिखा हुआ है। इन केस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बाय CMR जो कि झारखंड का है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। और इन केस ऑफ PSL प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, झारखंड। यस यस। 9th क्वेश्चन करते थे फटाफट से। यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए। चलो 9th क्वेश्चन लास्ट है, 9th क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन पे आगे भाई साहब। मिस्टर रमेश है, वेस्ट बंगाल में रहता है, पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन। अरे सर पोस्ट पेड के हिसाब से हमें पोस्ट पेड वर्ड सुनते सारी हमें तो तसल्ली मिल जाती है, बिकॉज पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन मतलब बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म। यस, बिलिंग एड्रेस वेस्ट बंगाल है, तो यस बिल्कुल सही आंसर सम्राट, इट विल बी द वेस्ट बंगाल। तुम्हारी तो घर की स्टेट है, वेस्ट बंगाल से तो तुम। प्रेमानंद सब्सक्राइब करता है इंटरनेट, प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन को प्रेमानंद से सब्सक्राइब कर लिया। मैसेज PQR डिस्ट्रीब्यूटर जो कि रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर रिचार्ज वाउचर का ऑफ XYZ टेलीकॉम लोकेटेड इन बेंगलुरु। ओ, तो भाई साहब जो प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन बेच रहा है उसकी लोकेशन क्या है, बेंगलुरु। अब चाहे ये जो प्रीपेड वाउचर है ये चाहे तमिलनाडु में बेचा जा रहा है, लेकिन प्रीपेड कनेक्शन के केस में लोकेशन ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट या जो भी है, तो इसकी लोकेशन कहाँ है, कर्नाटका। तो इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कर्नाटका, चाहे वो वाउचर्स तमिलनाडु में बिक रहे हैं, चाहे वो वाउचर तमिलनाडु में बिक रहे हैं। ओ वेरी गुड सम्राट, बहुत सही। बुलंद मशीन लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है आंध्र प्रदेश में। उसने एक मशीनरी सप्लाई करी रेयन को, मशीनरी। एक तो पहली बात, क्वेश्चन पढ़ते सारे तुम्हारे मन में क्लिक होना चाहिए फटाफट से कि गुड्स का केस है या सर्विसेज का केस है। और गुड्स के केस में तो प्रोविजन ही 4-5 हैं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। गुड्स के केस में ठीक है। लो जी, जो मशीनरी था वो असेंबल एंड इंस्टॉल होनी थी कहाँ पे, उसके फार्म्स में, जो कि कहाँ पे थे, फार्म्स थे तमिलनाडु में। सर अगर कोई चीज़ असेंबल इंस्टॉल होनी है कोई मशीनरी, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, लोकेशन वेयर सच
मशीनरी या सच गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे तमिलनाडु तुम्हारी बन जाएगी नो। ओके गुड। आशुतोष, अभिषेक, कोई डाउट? नो। ओके गुड। आशुतोष, कोई डाउट? प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रेम की मां। नो सर। चलो जी, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब तुम्हें आंसर देने हैं, तुम्हें आंसर देने हैं, और हम फटाफट से, मैं तुम्हें ऑफ कोर्स उस लेवल तक हिंट देता रहूंगा ताकि तुम्हारे आंसर सही होते रहे। चलो लेट स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑन एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी। चलो पहले जो तुम्हारी इलस्ट्रेशंस हैं वो कवर हो जाते हैं। यस, क्वेश्चन आंसर करते करते और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक मेडिकल सेंटर है, तो ये तुम्हारा आ गया हेल्थ केयर सर्विसेज के अंडर एग्जाम्पशन आ गई। एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है जो ये वाली सर्विस देते हैं। रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स। सर मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जो चीज़ तुमने कभी नहीं पढ़ी तो इसका मतलब वो एग्जाम्प्ट नहीं है, क्योंकि हमने एग्जाम्पशंस बहुत वैसे वाले वे में पढ़ी हैं कि अगर एग्जाम्प्ट है तो लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? ऐसा कुछ हमने कभी पढ़ा है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगी टैक्सेबल। वेरी गुड। सर हमने प्लास्टिक सर्जरी हमने बोला था सर कि प्लास्टिक सर्जरी हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, जो तुम मजे के लिए करवाते हो, ये तो तुम्हारी हो जाएगी टैक्सेबल। लेकिन अगर तुमने वो मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल ज़रूरत करके करवाया तो वो तुम्हारी हो जाएगी एग्जम्प्ट। सर एम्बुलेंस की सर्विसेज, सर एम्बुलेंस तो सर हमने पढ़ा था एग्जम्प्ट है। एम्बुलेंस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स करती है वो एग्जम्प्ट है। यस सर। केयर करी थी हमने फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, तो ये तो हेल्थ केयर सर्विसेज ही होती हैं। और सर उसके रिक्वेस्ट पे ना हमने उसके घर जाके करी थी। और पैलेटिव केयर जो होती है ना, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ के लिए होती है ना। और इसके लिए ना, इसमें ना हम उसकी सर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट इंक्रीज करते हैं, उसका इलाज नहीं करते। तो क्या हो गया? हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जम्प्ट। यस यस सम्राट, बिल्कुल सही आंसर। ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा, मैंने तुम्हें बोला था योगा भी एक रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर योगा से हो रहा है तो ये भी एग्जम्प्ट है, ये भी एग्जम्प्ट है। यस यस सर। ये जो मेडिकल सेंटर है ना, ये कोड ब्लड बैंक भी चलाता है। क्या हमने कोड ब्लड बैंक वाली कोई एग्जाम्पशन पढ़ी थी क्या? नहीं नहीं। विच प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल प्रिजर्व करता है कोड ब्लड बैंक। क्या हमने ऐसी कोई पढ़ी थी क्या? नहीं। अच्छा मैं तुम्हें फ़नी बात बताऊं, जब मैंने अपनी सी एंटर करी थी 2019 में, तब ये एग्जम्प्ट था तभी एग्जाम था भाई कोड ब्लड बैंक। लेकिन अभी एग्जाम्पशन से बाहर है, अभी एग्जाम्पशन से बाहर है, अब इसके ऊपर टैक्स लगता है। ओके। और ये जो गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर है ना, ये बोल रहा है कि हम तो देखो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, तो हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी वो भी, और जो हमें मिलती हैं वो भी, वो सारी जीएसटी से बाहर हैं। तो उसका भ्रम दूर करो। तो पहले तो हम भ्रम दूर करेंगे कि भाई ठीक है, तेरी जो कुछ है वो तुम्हारी कुछ तो एग्जम्प्ट है, ठीक है, लेकिन जो तेरा व्यू है, ये जो तेरा कोड ब्लड बैंक की सर्विसेज हैं, ये तो तेरी है नॉट एग्जम्प्ट, ये तो तेरी है नॉट एग्जम्प्ट। और ये ध्यान रख मेरे भाई कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट द्वारा, बाय अ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की आउटवर्ड सर्विसेज, वो तो कुछ चलो ठीक है एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर टू अ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो एग्जम्पशन उसको नहीं है, उसको एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है ठीक है। तो उसकी फिर कंटेंशन हमने दूर भी कर दी कि भाई जो भी सर्विसेज तेरे को प्रोवाइड करी जा रही हैं, दीज आर, हाँ जो तू बोल रहा है ना कि ऑल्सो एग्जम्प्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट इन लॉ। ठीक है बात? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं सर। एक अपना बैंक लिमिटेड है, तो अब हम पहुंच गए बैंक में। बैंक में हमने क्या पढ़ा था, वो इंटरेस्ट वगैरह जो है लोन के ऊपर जो मिलता है डिस्काउंट के ऊपर, वो तुम्हारा हो जाता है एग्जम्प्ट। और क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल है। और बाकी कोई भी जो चार्जेस वगैरह हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, वो सब भी टैक्सेबल हैं। और हमने पढ़ा था कि वो जो बैंक्स हैं और जो ऑथराइज डीलर हैं वो आपस में सेल परचेज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का, तो वो टैक्स फ्री है ना। ओके सर। यहाँ पे हाउस लोन एक्सटेंड करा गया कस्टमर्स को, तो हाउस लोन दिया, लोन तो होता ही मनी है, तो मनी दी है, तो ये तो सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। ओके सर। हमने बैंक ने जो है प्रोसेसिंग फीस कलेक्ट करी है, तो हाँ ठीक है, फीस कलेक्ट करी तो टैक्सेबल हो जाएगी, कोई बात नहीं।
सर कमीशन कलेक्ट करा है कस्टमर से बैंक गारंटी के ऊपर, ठीक है टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटरेस्ट इनकम करी है किस पे, क्रेडिट कार्ड पे। ओ सर क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट तो टैक्सेबल रहेगा, क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट तो टैक्सेबल रहेगा। सर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक को, हाउसिंग लोन जो उसने एक्सटेंड करा था ना, तो सर लोन के ऊपर अब इंटरेस्ट आ गया था। सर लोन के ऊपर वाला जो इंटरेस्ट है सिर्फ यही एग्जम्प्ट रहेगा, सिर्फ लोन के ऊपर वाला इंटरेस्ट ही एग्जम्प्ट रहेगा। ओह सर मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्ट करे हैं कस्टमर से और अकाउंट सेविंग होल्डर से, तो ठीक है किसी भी तरह के चार्जेस तुम कलेक्ट कर लो वो तो टैक्सेबल रहेंगी। यस ठीक है ओके, पहला तो निल है बाकी से टैक्सेबल है, फिर हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो निल है, और बाकी लास्ट वाला भी टैक्सेबल है। नेक्स्ट चलते हैं सर। सर यहाँ पे तुम्हारा आ गया वो जो मैंने बोला था कि हम एक एग्जांपल में सारा कवर कर लेंगे, वो जो तुम्हारा डांस वाला। फॉलोइंग केसेस में बताओ जीएसटी का क्या सीन है। सर एक बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस हो रही है फिल्म एक्टर के द्वारा जिसमें कंसिडरेशन 1,40,000 है। फिर से याद करो फटाफट, तीन कंडीशन क्या थी। एक कंडीशन ये थी, एक्सटेंडेड पे क्यों नहीं सर, ये लोन एक्सटेंडेड पे, लोन एक्सटेंडेड पे इसलिए नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। लोन एक्सटेंडेड पे इसलिए जीएसटी नहीं है भाई, क्योंकि लोन एक्सटेंडेड जो है वो तो तुम्हारा मनी हो गया ना। तुम तो अगर बैंक ने तुझे 100 लाख रुपए दिए या जितने भी दिए, यहाँ पे 100 करोड़ दिए जो भी दिए, तो वो तो 100 करोड़ तुझे पैसा मिला ना, पैसे के ऊपर थोड़ी जीएसटी लगेगा। अब आइडियली देखा जाए, हमने जीएसटी लॉ में क्या पढ़ा है, जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट होता है, तो यहाँ पे बैंक तेरे को पैसा दे रहा है लोन के नाम पे, तो तू भर दे जीएसटी 100 करोड़ के ऊपर, 100 करोड़ के ऊपर भरेगा जीएसटी। यस मनी एंड सिक्योरिटीज नॉट गुड नॉट सर्विसेज, यस ठीक है। तो इसलिए हाउसिंग लोन जो एक्सटेंड करा है ये लो, सिंस मनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड्स एक्सटेंडिंग हाउस लोन इज नॉट अ सप्लाई, ये लॉजिक है। यस ओके चलो अब हम उसमें आते हैं। यहाँ पे हमने तीन कंडीशंस क्या पढ़ी थी, एक कि फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म होनी चाहिए, म्यूजिक डांस और थिएटर होना चाहिए, सेकंड कंसिडरेशन जो है वो 1.5 लाख तक होनी चाहिए, और थर्ड क्या है कि वो एड के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रमोशन के लिए नहीं होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे तो बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस हुई है, तो क्लासिकल आर्ट फॉर्म तो क्या ही हुई है, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस हुई है, क्लासिकल सिंगर ने करी है, चलो क्लासिकल वाली डन हो गई। टू प्रमोट अ ब्रांड, ओहो ब्रांड की प्रमोशन कर दी, ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके फिर यहाँ पे कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस है, फिर क्लासिकल सिंगर ने करी है, बहुत बढ़िया। म्यूजिक कॉन्सर्ट में करी, ठीक है। कंसिडरेशन चार्जेस 1,55,000, अरे यार 1.5 लाख से ऊपर कंसिडरेशन चार्ज कर दी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। 1.5 लाख से ऊपर कर दी, यस बिल्कुल सही लिखा तुमने। फोक के साथ क्लासिकल भी याद रखना, फोक 1.5 लाख एंड नॉट फॉर प्रमोशन, यस। और यहाँ पे लास्ट वाले में वही सब कुछ सही हो गया, कथक डांस है तो क्लासिकल डांस करा, और कंसिडरेशन भी 1,45,000 है, और यहाँ पे प्रमोशन का भी कुछ नामो निशान नहीं है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ये तुम्हारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यस यस अब हम चलते हैं सर मॉड्यूल के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन तुम खुद पढ़ो, सेल्फ रीड, स्क्रीन पॉज करो, 1 2 3 लेट्स गो। सेकंड क्वेश्चन भी तुम खुद पढ़ो, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज उठ के पूछा हुआ है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज होती क्या, चैरिटेबल एक्टिविटीज होती क्या, हमने पूरी पढ़ी थी सर। केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन, जो मरने की कगार पे हैं, या जो नशे से एडिक्टेड है, दारू से एडिक्टेड है, या जिनको HIV एड्स है, या पब्लिक अवेयरनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, या प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, या तुम एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और योगा कर रहे हो, या तुम एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट चला रहे हो रिलेटिंग टू कौन, अनाथ बच्चे, कैदी, 65 के ऊपर के रूरल बुढ़े, या तुम वो उनके लिए फिजिकली ये अब्यूज्ड लोग या ट्रॉमेटाइज्ड लोग। यस यस अब इनमें से बताओ कौन सी इंडिपेंडेंट सर्विसेज जो तुम्हारी हैं एग्जाम्प्ट है। सर हॉस्पिटल में जो इन पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स मतलब इन पेशेंट्स होते हैं एडमिटेड पेशेंट्स, नशे, यस याद है। इन पेशेंट्स कौन से होते हैं, जो तुम्हारे एडमिटेड पेशेंट्स हैं, और आउट पेशेंट्स कौन से होते हैं, जो तुम्हारे एडमिटेड नहीं है, जो बाहर तुम्हारे हैं पेशेंट्स ही हैं लेकिन बाहर हैं, मतलब एडमिट नहीं करे तुमने, स्पेशल बेड पे नहीं लेटाए हुए। तो जो इन पेशेंट है उनको जो खाना जाता है वो तुम्हारा हो जाता है हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट हो जाता है, तो उनको जो फूड सप्लाई किया जाता है डेट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर आउट पेशेंट्स को या विजिटर्स को दिया जाता है खाना तो वो टैक्सेबल हो जाता है। लो ये आ गया, एक रेजिडेंट वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर GST, तो मतलब इसकी टर्नओवर तो 20 लाख क्रॉस हो गई। वंस मोर क्या, वंस मोर क्या, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एनर्जी है, और यहाँ पे 7500 से कम चार्ज करिए पर मंथ पर मेंबर, तो यहाँ पे ये हो जाएगी एग्जाम्प्ट। यस यस
ऊपर वाली जो फूड सप्लाई वो कॉम्पोजिट सप्लाई है जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है हेल्थ केयर, और यहाँ पे जो रेजिडेंट वेलफेयर है जो तुम्हारी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है रजिस्टर्ड एनी लॉ अपनी मेंबर को दे दी है अप टू एन अमाउंट ऑफ 7500 पर मंथ पर मेंबर, और सिंस यहाँ पे 7500 क्रॉस नहीं हुई तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी एग्जम्प्ट। यस यस। अब आगे वो चीज इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है रेफरी की तरह। हमने क्या पढ़ा था, परकट, परकट प्लेयर अंपायर रेफरी कोच टीम मैनेजर, प्लेयर अंपायर रेफरी कोच टीम मैनेजर, परकट। तो परकट में आर आता है, रेफरी आता है सर। फुटबॉल मैच जो किसने ऑर्गेनाइज करा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पता है सर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है। और उसने कहीं और भी एज अ रेफरी एक्ट करा है किसी और चैरिटी फुटबॉल मैच में जो किसी लोकल स्पोर्ट्स क्लब ने कराया था। सर लोकल स्पोर्ट्स क्लब ने कराया था तो वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी तो नहीं है, ओके। और उसको लमसम पेमेंट मिली थी, ठीक है। डिस्कस वेदर एनी जीएसटी पेबल ऑन द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम। ओ सर ये तो अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। तो सर जो पहली उसने रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को परकट वाली जो सर्विसेज दी हैं वो तो तुम्हारी हो जाएंगी फर्स्ट केस में एग्जम्प्ट, क्योंकि उसने रेफरी वाली सर्विसेज दी हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। किसको दी हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को। सर उसने फिर जो लोकल वाली को दी है, लोकल वाली को दी हैं तो ही वुड नॉट बी इंटाइटल्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। तो उसको इसके ऊपर जीएसटी पेबल है, इसके ऊपर जीएसटी पेबल है। यस यस। लोकल अथॉरिटी क्या होता है भाई, लोकल स्पोर्ट्स क्लब लोकल अथॉरिटी कब से बन गया। लोकल अथॉरिटी तो डिफरेंट है, जो तुम्हारी ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंचायत ये सब लोग जो होते हैं ये तुम्हारे लोकल अथॉरिटी में आते हैं। लोकल स्पोर्ट्स क्लब तो वही है कि तुमने 10 लोगों ने मिलकर एक फुटबॉल क्लब बना लिया कि भाई हम फुटबॉल के टूर्नामेंट करवाया करेंगे, तो वो लोकल स्पोर्ट्स क्लब हो गया, ओके। चलो ये एक ब्यूटी सोप मैन्युफैक्चर करती है एक कंपनी जिसका नाम है फॉरएवर यंग। उसने कॉन्सर्ट करवाया अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए और उसने ब्रांड एम्बेसडर को बुलाया, लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस है जो उसने क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस करी इस कॉन्सर्ट में। तो सर क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस करी, यस। कंसिडरेशन भी उसकी लेस देन 1.5 लाख है, यस। लेकिन उसने क्या करा, प्रमोशन कर दी तो भाई साहब तुम्हारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। और सर इन्होंने एक और बात भी लिखी कि भाई वो जो एक्ट्रेस है ना उसने क्या बोला कि जितना वो 1,20,000 कमाएगी ना वो सारा डोनेट कर देगी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, सारा डोनेट कर देगी, सारा डोनेट कर देगी। यार भाई साहब अगर वो डोनेट कर भी देगी तो भी उससे जीएसटी थोड़ी होगा, तो भी उससे एग्जम्पशन थोड़ी ना मिलेगी। जो वो डोनेट कर भी रही है दिस विल नॉट हैव एनी बेरिंग ऑन द एलिजिबिलिटी और अदरवाइज टू द अबव मेंशन्ड एग्जम्पशन। उसको फिर भी भाई जीएसटी तो लगेगा ही, ओके। अब इस पे बताओ भाई जीएसटी लगता है कि नहीं। फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई सर्विसेज है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ने स्कूल बॉयज को, ये बहुत आता है पेपर में, ये बहुत आता है, ये बहुत आता है, यस डज नॉट मैटर, वेरी गुड। ये बहुत आता है पेपर में कि एक बंदे ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी। और यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना होता है, देखो अगर तो वो दे रहा है स्कूल को तो वो एग्जम्प्ट है। टीसीएस ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज किसको दी जा रही है, स्कूल को, तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर कॉलेज को दी जा रही है तो वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें दिखेगा स्कूल बॉयज ऑफ सेकेंडरी स्कूल तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। और व्हीकल पार्किंग की कोई मॉल दे रहा है, कोई शॉपिंग मॉल व्हीकल पार्किंग की सर्विस दे रहा है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्या, नहीं, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। यस 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 आशुतोष, ब्रांड करके वो फंस गई और आहाना को टैक्स देना पड़ गया, वेरी गुड। एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने हायर करे मोटर व्हीकल विच इज मेंट टू कैरी 8 से 10 पैसेंजर्स। ओ भाई साहब हायर पे जो हमने लेना था ना स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने, वो मोर देन 12 पैसेंजर लेगी तो एग्जम्पशन है। यहाँ पे तो सिर्फ 8 से 10 पैसेंजर बिठा रही है, यस वैले पार्किंग टैक्सेबल, वेरी गुड। 8 से 10 पैसेंजर्स बिठा रही है, तो 8 से 10 पैसेंजर जो बिठा रही है तो भाई साहब उस केस में तो जीएसटी लग जाएगा। अगर वो मोर देन 12 पैसेंजर बिठाती तो एग्जम्प्ट था, लेकिन इस केस में वो 8 से 10 पैसेंजर बिठा रही है इसलिए लायबल टू जीएसटी। ओह, इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज है तो फिर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ गया। लो इन्होंने खुद ही लिख दिया कि भाई ये तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। अब उसने क्या दी, आउटवर्ड सर्विसेज उसने क्या दी, उसने एंट्रेंस टेस्ट कराया एग्जामिनेशन का फॉर वेरियस कोर्सेज रन बाय इट। तो सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सर्विसेज तो एग्जाम है, हमें पता है।
और उसने चार्ज करी एंट्रेंस फीस, ठीक है, डिटरमिन उसके ऊपर जीएसटी है क्या? नहीं, ऑब्वियसली। अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है 13 चाहिए और ऊपर से। अच्छा मैं समझ गया, जो तुमने पहले भी 13 लिखा था, जो मैं मोर देन 12 बोलता हूँ ना, मैंने तभी वहाँ पे मोर देन इक्वल टू 12 नहीं रखा हुआ, मोर देन 12 लिखा हुआ है, मोर देन 12। तो 13 और मोर इज बेसिकली मोर देन 12, तो मैं मोर देन 12 बोलता हूँ, ठीक है, ओके। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सर्विस देती है, तो वो तुम्हारी एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट। बबलू ट्रांसपोर्टर क्या है? जीटीए, ठीक है। रिलीफ मटेरियल्स, ओ भाई साहब, रिलीफ मटेरियल इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, कोई भी मैन मेड या नेचुरल विक्टिम्स हैं, जो किसी मैन मेड इवेंट के या किसी नेचुरल इवेंट के जो विक्टिम्स हैं, है ना, मैंने बताई थी तुम्हें एग्जांपल कि केरला में फ्लड हुए और जीटीए जो है वो रिलीफ मटेरियल लेके जा रही है, तो उस केस में वो क्या है? एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। और क्या क्या एग्जम्प्ट है इसमें? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, ऑर्गेनिक मैन्योर था, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स थी, है ना, और ये रिलीफ मटेरियल था, एक आधी चीज़ और थी, एक आधी चीज़ और थी, 2 चीज़ें और थी, मतलब टोटल 6 थी, मेरे को ये याद है, ओके। बबलू ट्रांसपोर्टर कह रही है कि भाई इस पर तो जीएसटी बनता नहीं है, तो बबलू ट्रांसपोर्टर सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लो जी, यहाँ पे वही बात आ जाती है, ये अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, ये सेल्फ रीड क्वेश्चन करोगे, इसका आंसर यही है कि भाई बिजनेस एग्जीबिशन अगर हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो ही उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। आटा प्लस, अच्छा हाँ, एक वो था, एक तो था हाँ, एक तो था वो मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट, और एक था वो कि एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और एक था वो वाली चीज़ें, अरे यार वो ऐसे वाली चीज़ें यार, ये वीट, राइस, फ्लोर, ऐसी चीज़ें। यस, यस। तो सर अगर ये बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। ओ सॉरी, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज हैं, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज हैं, और वो एग्जीबिशन तुम्हारा बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो तुम्हारा एग्जम्प्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसने दिल्ली में ही एग्जीबिशन कराया, तो हमने उसको बताना कि नहीं भाई, ये जो तो व्यू ले रहा है ना, ये गलत है, और तेरा जो दिल्ली में इवेंट है वो इट विल नॉट बी एग्जम्प्ट, ओके। लो जी, एसटी लिमिटेड है, उसने 5 ट्रक हायर पे दिए, किसको? T2 ट्रांसपोर्टर को, जो कि एक जीटीए है सर, जीटीए को अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तुमने दिया उस पे हायर पे, तो तुम्हें याद है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पैसेंजर्स बिठा सकता वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या किस काम के लिए दिया, अगर जीटीए को दिया तो वो क्या है? एग्जम्प्ट, ताकि भाई वो सेंट्रल एंड वेस्ट दिल्ली में वो चला सके। हायरिंग ट्रक 7500 पर ट्रक पर डे तुम ले रहे हो, इस केस में भी जीएसटी इसके ऊपर नहीं है, एग्जम्प्ट। लो जी, अब हम आगे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पे। सर मैं तुम्हें बता दूं, एग्जाम्पशंस के भर भर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आगे आएंगे जब हम पढ़ेंगे वो वाले चैप्टर्स, जब हम पढ़ेंगे सॉरी मिक्स क्वेश्चंस, जो जितने भी अब तुम्हारे जितने भी पिछले 4-5 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी होती है, वो वाले क्वेश्चंस। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रेम की माया। चलो सितंबर 24 का आरटीपी का क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। जीवन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, एक 10 लाख की सर्विस दी उसने गवर्नमेंटल अथॉरिटी को। सर याद है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी के साथ सैनिटेशन कंजर्वेंसी थी, एग्जाम थी ये, जब मैंने बोला था कि सिर्फ गवर्नमेंटल अथॉरिटी वर्ड याद रखना ध्यान से। प्रीतम कौन है? ये तो भाई उसको पूछो जिसने गाना लिखा है। भाई वी हैव सैनिटेशन कंजर्वेंसी, ये हमने पढ़े थे ना वहाँ पे 5 पॉइंट, वो ऐसा कुछ वाटर वाला था, सैनिटेशन कंजर्वेंसी था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, ये सब चीज़ें तुम्हारी क्या हो जाती हैं? एग्जाम्प्ट। राजू ट्रांसपोर्टर एक जीटी है जिसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करी, किसको? एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को। सर हमने पढ़ा था आरसीएम चैप्टर में कि एक पार्टनरशिप फर्म या एओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
ईओपी होगी या पार्टनरशिप पर्सन होगी, ये चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, इसको अगर जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इसके ऊपर आरसीएम है। तो यहाँ पे 8000 के ऊपर क्या है, आरसीएम, डेट इज नॉट एग्जम्प्ट, नॉट एग्जम्प्ट। फिर एक हॉस्पिटल है भाई साहब जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर, मैंने तुम्हें बोला था जहाँ पे वर्ड इंटेंसिव केयर आ गया वहाँ पे तुम रूम रेंट की परवाह मत करना, वहाँ पे जितने मर्जी देर का तुम्हें रूम रेंट चार्ज करा, 15,000 भी चार्ज के लिए कोई बात नहीं। सर अगर ये NICU, ICU, CCU इन सब के अलावा किसी और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रख रहे हो तो फिर तुम्हारा 5,000 पर डे से कम का रूम रेंट होना चाहिए, तो वो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। और यहाँ पे तुम्हारा इनमें से NICU, CCU इन सब को देते हो तो तुम्हारा एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट। ओके ओके, फटाफट से लो आंसर अगर किसी को देखना लो। 1 2 3, नेक्स्ट चलते हैं हम, इनकी टैक्सेबिलिटी बतानी है। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर टू कन्या शिक्षा गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल। सर मेरे को स्कूल वर्ड चाहिए था, मेरे को और कोई वर्ड चाहिए नहीं था। यहाँ पे तुम कन्या की जगह कान्या वेस्ट भी लिख देता ना, मेरे को कोई फर्क नहीं था, एज लॉन्ग एज एंड में स्कूल आता है, एज लॉन्ग एज एंड में स्कूल आता है भाई साहब, क्योंकि स्कूल को तुम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो तो वो तुम्हारी क्या है, एग्जम्प्ट। फिर व्हीकल पार्किंग वाला तो दोबारा से आ गया टैक्सेबल, फूड सप्लाइड बाय रन ये भी दोबारा से आ गया एग्जम्प्ट। रेजिडेंट वाले ये तो हमने पढ़े हुए हैं, ये तीनों हमने पढ़े हुए हैं। ओके, इस बार उन्होंने इसमें थोड़ी डेफिनेशन वो रीज़न ज़्यादा लिख दिया, रीज़न काफ़ी बड़ा लिख दिया, बड़े मार्क्स के लिए आया होगा ना तो रीज़न थोड़ा बड़ा लिख दिया ये लोग। ओके सर, अब हम आगे रेलवे के ऊपर। रेलवेज ने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी, इंडियन रेलवेज ने, इंडियन रेलवेज ने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। क्लॉक रूम की सर्विसेज, क्लॉक रूम की सर्विसेज हमने पता एग्जाम, रेलवे के वाली कौन सी थी, एक तो वो प्लेटफॉर्म टिकट वाली, एक क्लॉक रूम वाली, एक रिटायरिंग रूम्स वाली और एक बैटरी ऑपरेटेड कार्स वाली। यस, तो क्लॉक रूम एग्जाम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन सेकंड क्लास, ये तुमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर रेलवे से कोई जा रहा है तो AC या फर्स्ट क्लास में है तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जाम्प्ट है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट है। प्लेटफॉर्म टिकट सर हमने पढ़ा था, एग्जाम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस लोकेटेड इन वो, ओ सर ये तो टैक्सेबल है ना सर। सर अगर इंडियन रेलवेज रेंट पे देती है तो वो टैक्सेबल तो है ही है, प्लस उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज है। सर अगर इंडियन रेलवेज के अलावा कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री रेंट पे दे तो उसके ऊपर RCM है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज ने दिया तो वो टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन एयर कंडीशन, अरे भाई साहब AC आ गया, AC तो टैक्स करो ना, AC को तो टैक्स करो फटाफट से। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल, लो रिलीफ मटेरियल ये तो एग्जाम्प्ट है, ये तो हमने पढ़ा है। और ऑर्गेनिक मैन्योर की ट्रांसपोर्टेशन भी हमने पढ़ा, एग्जाम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर भी हमने पढ़ा था। वही GTA रेल या वेसल, GTA रेल या वेसल वो 6 चीज़ें लेके जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रिलीफ मटेरियल है ना, वो मिल्ट, वो वीट फ्लोर, ये वो चीज़ें, फ्रूट वेजिटेबल वगैरह। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैन्योर, उसके अलावा हमने ऊपर पढ़े थे अभी 4 पॉइंट, मैं भी बोल के हटा हूँ, ठीक है, तो मैं उस पर दोबारा नहीं जा रहा, क्या मतलब एकदम से क्लिक नहीं हुआ। ये वाला ऑलरेडी कवर्ड है, ओके, ये वाला भी ऑलरेडी कवर्ड हमने ऊपर कर लिया। ओके, ये लो, ये इंडिपेंडेंट केसेस आ गए। ध्रुव प्रिंटिंग प्रेस है, ये वाला ध्यान से सुनो, ध्रुव प्रिंटिंग प्रेस है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसको ऑर्डर आया 1.5 लाख रुपए का, किससे, विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एक प्राइवेट ITI है, प्राइवेट ITI है जो कोर्सेज किसके अंडर दे रहा है, नोटिफाइड अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो हो गया, ठीक है। वह अब इसको 1.5 लाख का ऑर्डर किसके लिए आया कि तो भाई हमारी बुक्स वगैरह प्रिंटिंग कर दे, क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर दे, OMR शीट्स प्रिंट कर दे, आंसर बुकलेट्स प्रिंट कर दे। सर तो इसका मतलब इसने सर्विसेज इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन दी है, किसको दी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। और तुम्हें अगर याद हो, सर्विसेज इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू एडमिशन टू या कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन वगैरह किसको दी जाए, अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जाए, स्कूल कॉलेज, ये वाला प्राइवेट ITI, ये वो ऐसा सा, इन सब के केस में वो चीज़ तुम्हारी क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। सर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, इसने 50,000 लिए, एक धर्मपाल ट्रस्ट जो है, अब ये वाला ध्यान से पढ़ो, मैंने वाला स्टार मार्क क्यों लगाया,
क्योंकि कभी कभार ना तुम्हें ना वो चीज़ पढ़ के ऐसी लगी कि यार ये तो काफ़ी वैसे वाला काम है, ये तो एग्जाम्प्टी होगा, इस पर थोड़ी जीएसटी होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं। एक धर्मपाल ट्रस्ट है जो कि तुम्हारी चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि 12AA में रजिस्टर्ड इनकम टैक्स एक्ट के, और वो स्कूल चलाती है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट तुम्हारी स्कूल चलाती है, और उस स्कूल के साथ स्टेट बोर्ड ने अपने आप को एफिलिएशन करने की सरसी दी, एफिलिएशन चार्जेस। और मैंने तुम्हें एफिलिएशन का क्या समझाया था कि अगर जो एफिलिएशन दे रही है वो यूनिवर्सिटी जो है वो दे रही है किसको, कॉलेजेस को, तो वो टैक्सेबल है। और अगर एफिलिएशन की सरसी दे रही है कोई स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो तुम्हारा सीबीएसई है या जो तुम्हारा स्टेट बोर्ड है, वो किसी स्कूल को दे रहा है, तो वो भी टैक्सेबल है, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल एग्जम्प्ट थे। यस यस, तो यहाँ पे ये जो स्कूल है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। पढ़ के ऐसा लगता है कि सर चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई स्कूल है, उसके साथ स्टेट बोर्ड एफिलिएट हो रहा है ना, समझ रहे हो? तो ऐसे दया सी तो आती है मन में, लेकिन वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। ओके। एक हॉस्पिटल है, उसने 19,500 चार्ज करे 3 दिन के, तो एक दिन के तो 5,000 से ज़्यादा हो गए, है ना। लेकिन एडमिट कहाँ पे करा था, अरे इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, आईसीसीयू में। ओ सर ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आईसीसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया या आईसीयू हो गया, जहाँ पे भी इंटेंसिव केयर यूनिट है, ऐसा कोई केयर यूनिट है, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। ओके। सिटी केयर हॉस्पिटल है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, जो किसके साथ, स्वादिष्ट कैटरर्स के साथ, जो एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसको बोला कि तो हमारे ना इन पेशेंट्स को, ओए होए होए होए, इन पेशेंट्स को फूड सप्लाई कर, इन पेशेंट्स को फूड सप्लाई कर, जो तुम्हारे डॉक्टर और न्यूट्रिश वो देते हैं। और स्वादिष्ट केटरर जो है वो मंथली बिल किसको देती है, स्वादिष्ट केटरर्स मंथली बिल किसको देती है, हॉस्पिटल को, जो उन्होंने फूड सप्लाई करा। डिटरमिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ सिटी केयर हॉस्पिटल, सिटी केयर हॉस्पिटल की टैक्सेबिलिटी बतानी है, तो सिटी केयर हॉस्पिटल की तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो स्वादिष्ट केटरर जो है वो जो हॉस्पिटल को बिल देता होगा वो टैक्सेबल है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से यहाँ पे लेके जाता हूँ तुम्हें, हमने इसमें चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, हेल्थ केयर कहाँ पढ़ा था हमने, एजुकेशन के बाद, हाँ ये रहा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि फूड सप्लाई जो पेशेंट्स को किया जा रहा है, अगर तो हॉस्पिटल कैंटीन खुद चला रहा है फिर तो इन पेशेंट्स को दे रहा है तो एग्जाम्प्ट है, आउट पेशेंट्स या विजिटर्स को दे रहा है तो टैक्सेबल है। और अगर जो केटरिंग सर्विसेज उसने आउटसोर्स करी है, किसी और रेस्टोरेंट वाले को बोला कि तू हमारे यहाँ पे खाना दे, तो जो सप्लायर है, जो रेस्टोरेंट वाला है, वो जो बिल चार्ज करेगा उस पर टैक्स चार्ज करेगा भाई साहब, एज एप्लीकेबल, और हॉस्पिटल को आईटीसी भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है, टैक्सीबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल आगे चार्ज करेगा कस्टमर से वो एग्जाम्प्ट है, वो तुम्हारी हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट बन जाएगी। तो हमने क्या लिखा है, ETEE, एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट एंड एग्जाम्प्ट, कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाती है, एग्जाम्प्ट है। ओके। ये तुम्हारी Jan 26 की आरटीपी का क्वेश्चन है, जो भी इनकी टैक्सेबिलिटी बताओ जी। एक सत्या है जी, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा हेल्थ केयर में आ गया। रजिस्टर्ड विद रिकॉग्नाइज्ड पैरामेडिक अथॉरिटी है, तो इसका मतलब ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स में से ये ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर में से फॉल कर गया, ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर है, ठीक है। इसने मिस्टर दयाल को सर्विसेज दी हैं, उसकी स्पाइन की सर्जरी कर दी और 10,000 पर मंथ ले लिए, और उसके घर रोज जाता था 1 घंटे के सेशन के लिए, तो ठीक है ना, फिर उसने हेल्थ केयर की सर्विसेज दे दी, तो ये तो एग्जाम्प्ट हो गई, बात खत्म। पौष्टिक आहार एक सर्विसेज है, जो शिशु रक्षा, एक आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी मैंने तुम्हें बताया था कि आंगनवाड़ी इज अ टाइप ऑफ स्कूल, आंगनवाड़ी इज अ टाइप ऑफ स्कूल। इन केस अगर नहीं बताया था, अब मेरे को अगर क्लिक हो रहा है, आंगनवाड़ी एज अ स्कूल, अगर मैंने नहीं बताया था, रिवीजन वीडियो तो मैंने 100% बताया हुआ है, आंगनवाड़ी इज अ स्कूल। तो यहाँ पे वो फूड प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग मिड डे मील, तो TCS ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, केटरिंग, इनफैक्ट आंगनवाड़ी अगर आगे फूड प्रोवाइड करते तो वो तो इनफैक्ट स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या है तुम्हारा एग्जाम्प्ट। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अच्छा किसी और ने स्कूल को सर्विस प्रोवाइड करी तो TCS अगर स्कूल को प्रोवाइड करी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग, तो केटरिंग अगर स्कूल को प्रोवाइड करी जा रही है, चाहे उसकी डोनेशन कॉर्पोरेट से आती है, तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट। पासपोर्ट सेवा के अंदर सर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब जो इशुएंस करने वाली जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि भाई साहब वो तुम्हारी क्या है, एग्जाम्प्ट। पासपोर्ट सेवा के अंदर ने पासपोर्ट इशू कर दिया ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्प्ट है, तो ये एग्जाम्प्ट था। ये वाला आंगनवाड़ी वाला भी एग्जाम्प्ट था,
और ये वाला पासपोर्ट इशू करने वाला भी एग्जम्प्ट था। यस यस। ओहो, जैन 25 के PYQ को मैंने स्टार मार्क कर रखा है। मैंने स्टार मार्क क्यों कर रखा है? ताकि तुम्हें एक आइडिया दे सकूं कि भाई ICAI कुछ भी पूछ सकती है। पहली बात तो ये PYQ का क्वेश्चन है। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल एग्जाम में आया हुआ है, RTP MTP में नहीं आया, रियल एग्जाम में आया हुआ है। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन है ये देखो। अगर तुम्हारे साथ सामने अभी इसी वक्त ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्या तुम्हें इसका आंसर पता है? एग्जाम्पशन अवेलेबल जो ओल्ड एज होम को है। सर ओल्ड एज होम में हमने क्या पढ़ा था? 60 साल के ऊपर का बुढ़ा और 25,000 की मंथली उसकी रेंट। जब मैंने यहाँ पे बोला भी था कि यहाँ पे देख लो रूरल वाली कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे बस 60 साल के ऊपर का बुढ़ा चाहिए, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, ओल्ड एज होम है और वहाँ पे हम उससे 25,000 पर मंथ तक का ले रहे हैं, पर मंथ पर मेंबर। और इसमें मैंने बोला था सारा बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस इंक्लूडेड है। तो और वो जो ओल्ड एज होम है वो चाहे तुम्हारी सरकार चलाए चाहे तुम्हारा वो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाए, चैरिटेबल एंटिटी चलाए। समझ गए? यस सर। तो तुम इस क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क इसलिए करा था ताकि तुम एक बार सेल्फ एनालिसिस करो कि अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ जाता तो क्या तुम्हें इसका आंसर आता था। अब सितंबर 25 की RTP देख लो भाई। एक एपेक्स फैसिलिटीज नाम के बंदी है, उसने सिविल मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करी फॉर द अपकीप ऑफ MCD दिल्ली। एक्चुअल में ना ये एक सर्कुलर ही आया था, एग्जैक्ट सर्कुलर आया था कि एक तो होता है जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, ये अपने आप में तो म्यूनिसिपैलिटी है। ये अगर किसी बंदे की सर्विस लेती हैं कि मान ले, देखो हमने पढ़ा था ना वो प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट जिसमें 25% तक की गुड्स अलाउड है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर पंचायत को देती है फॉर द आर्टिकल 243G या म्यूनिसिपैलिटी को देती है फॉर आर्टिकल 243W। अब उसमें काम कैसे आते हैं? यही कि भाई मान लो रोड साफ करवाना है, क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स, तो अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने बंदे हायर करे कि जाओ रोड साफ करो, तो वो जो बंदे हायर जो करे उस बंदों ने जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सर्विसेज दी वो तो तुम्हारी क्या है? एग्जम्प्ट। अब यहाँ पे भाई एपेक्स फैसिलिटीज थी, उसने सिविल मेंटेनेंस की सर्विसेज दी फॉर द अपकीप ऑफ, किसके लिए सर्विस दी? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की खुद की हेड ऑफिस की बिल्डिंग को ठीक करने के लिए, कि तुम्हारी हेड ऑफिस की बिल्डिंग को हम साफ सफाई कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं उसको। तो और यहाँ पे देखो उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया कि जो गुड्स थे ना वो 20% ही थे टोटल वैल्यू का। तो तुम बोलोगे अरे वाह, भाग के बोलोगे अरे वाह 25% के अंदर है, चलो ये तो हो गया जी हमारा एग्जाम्प्ट। नहीं, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के खुद के बिल्डिंग के लिए दिए तो ये तुम्हारे आर्टिकल 243W में कवर नहीं होते, तो ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। समझ आ गई बात? यस सर। एडवोकेट ने सर्विस दी स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये तुम्हारी एग्जाम्प्ट है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं भाई आशुतोष, फिर तूने देखा तो 25 में फंस गया। 25% का बात ही नहीं है, 25% से तो कम ही है ना गुड्स, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। 25% से तो कम है गुड्स तो उसकी टेंशन नहीं है। समझ आ गया मित्र? मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो मैं एक बार पहले यहाँ से समझाता हूँ, यहाँ से चलते हैं अपन। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये वाला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, प्योर सर्विसेज मतलब सारी सर्विसेज हैं, या उसमें अलाउड कितनी गुड्स हैं? 25% तक की गुड्स अलाउड है। इसका मतलब कि मैंने गवर्नमेंट को टोटल बिल दिया 1 लाख का, उसमें मैं 25,000 तक की गुड्स रख सकता हूँ कंपोनेंट। अगर मैंने 30,000 की गुड्स होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा 1 लाख। 25,000 तक की गुड्स रख सकता हूँ, लेकिन मैं किसको देता हूँ? CG को, SG को, UT को या LA को, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी। अब सर ये लोकल अथॉरिटी में क्या आ जाता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तुम्हारा लोकल अथॉरिटी में आ जाता है। तो ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है ये भी तुम्हारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। अब लेकिन इनको जो ये सर्विसेज दी जा रही हैं ये किस एक्टिविटी के लिए दी जा रही हैं? ताकि जो पंचायत है या म्यूनिसिपैलिटी है वो आर्टिकल 243G या 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो काम लिखे हैं वो काम करवा सके। कैसे काम लिखे हैं उसमें? वाटर की सप्लाई हो गया, रोड को क्लीन रखवा दिया, ऐसा कुछ कर दिया। अब यहाँ पे भाई
ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, इसने भी सर्विस ले ली किसी बंदे की, और जो सर्विसेज हैं वो प्योर सर्विसेज तो नहीं है, लेकिन उसमें ना गुड्स का जो कंपोनेंट है वो 25% से कम है, तो तुम तो बोलोगे वेरी गुड, और दी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन क्या उस एक्टिविटी के लिए दी हैं जो हमारे आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कि रोड की साफ सफाई या पब्लिक या स्ट्रीट लाइट लगवानी या पब्लिक सैनिटेशन या इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, उसने तो खुद की बिल्डिंग साफ सफाई करवा ली फॉर द अपकीप ऑफ द हेड ऑफिस बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे तुम इसका आंसर भी पढ़ लो, ये लो। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है जिसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 25% से ज़्यादा नहीं है ना, और एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W है, तो वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगी, उस केस में तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन ये तो क्लैरिफाई करा गया स्पेशल एक सर्कुलर के थ्रू कि जो एमसीडी ने अपने ही ऑफिस की अपकीप के लिए कराया, दीज आर नॉट इन रिलेशन टू अ फंक्शन इंटरेस्टेड अंडर आर्टिकल 243W, क्योंकि उन्होंने खुद की उसमें करवा दी। ठीक है, तो ऐसी सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट नहीं है, इसलिए टैक्सेबल है। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल या इंडिविजुअल एडवोकेट अगर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये देती है लीगल सर्विसेज, तो क्या है? एग्जम्प्ट। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। टैक्सेबल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। एग्जम्प्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है दोनों। ओके, मई 26 की आरटीपी का क्वेश्चन आ गया साहब। बतानी है ये फॉलोइंग आउटपुट ट्रांजैक्शंस, फॉलोइंग आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस एग्जम्प्ट है कि नहीं। उसको रेंट रिसीव्ड हुआ लैंड फॉर फिश फार्मिंग। सर फिश फार्मिंग जो है ये भी तुम्हारा एग्रीकल्चर का पार्ट बनता है, तो ये एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर के काम से तुम्हें पैसा आया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करके तुम्हें पैसा आया, सर उसे प्राइस लिंक्ड सब्सिडी मिली है। किससे मिली है? एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से। ओ हो सर, हम ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी पढ़ेंगे, कि अगर तुम्हें सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से मिलती है, किसी एनजीओ से, किसी हेड ऑफिस से, कहीं से भी मिलती है, वो टैक्सेबल है। प्रोवाइडेड सर्विसेज एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू मेसर्स फाइन फ्यूचर इंस्टीट्यूट, अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्टिंग ऑफ। सर मैंने किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंडक्टिंग एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सर्विस दी, तो तुम्हें पता ये क्या है? एग्जम्पट टकचावल, एड टकचावल, हाँ एड टैक्सेबल, हाँ सही बात है सर। वो प्री कंडीशनिंग ऑफ, प्री कूलिंग ऑफ, ये वो फ्रूट जिसमें फ्रूट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक सेम रहे, ये तो हमने एज इट इज पढ़ी है। ये क्या है? एग्जम्प्ट, एज इट इज पढ़ी, एग्जम्प्ट। सर रूम चार्जेस प्रोवाइड करे हेल्थ केयर क्लिनिक ने, सर कहीं तुम्हें NICU, CU, ICU लिखा दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब लिमिट लगेगी। लिमिट कितने की लगेगी? 5000 तक की, और यहाँ पे दिए जा रहे 4500 के, तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। तो सर तुम्हारे ET बस वही एग्जम्प्ट, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट। लेट्स गो। आरटीपी मई 26 में पहुंच गए सर। मई 26 की आरटीपी, मई 26 की आरटीपी भाई साहब, ये वाली। ओके हाँ, 5000 नहीं है, वेरी गुड, 5000 तक है तो एग्जम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, तुम्हारे अमेंडमेंट, तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करी जा रही है या उसकी फैमिली को, इंडिविजुअल या उसकी फैमिली को, तो ये क्या है? एग्जम्प्ट। और ये रहा, होटल है, अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हैविंग सप्लाई इक्वल टू 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ओ सर, यहाँ पे उसने तुम्हें पूरा लिमिट पे टेस्ट कर लिया। लिमिट में एग्जैक्टली 20,000 पर मंथ पर पर्सन है ना, पर पर्सन पर मंथ ही है ना 20,000, तो इक्वल टू एग्जैक्ट लिख दिया, तो इक्वल टू भी तुम्हारा 20,000 अप टू 20,000, क्योंकि एग्जम्प्ट है ना। और यहाँ पे मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ जो है वो 90 डेज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है? एग्जम्प्ट। सर इसकी लैंग्वेज पढ़ लो। सर्विसेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप। एक्चुअल में लैंग्वेज ये है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप को डिफाइन करा गया है कि चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है वो भी ग्रुप है, चाहे कोई नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है जो किसी पर्पस के लिए साथ में जुड़े हैं वो भी ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप डिफाइन करा गया। तो उसमें बेसिकली बचता तो इंडिविजुअल और उसकी फैमिली है, तो इसलिए फैमिली इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज अ फैमिली
इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है बात, यस। तो ये वाली सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है और ये वाली सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है, यस। ये Jan 26 का PYQ जो अभी Jan 26 एग्जाम हुआ है सर, उसमें अमाउंट रिसीव हुई है फॉर कैंप्स कंडक्टेड फॉर एडवांसमेंट। अच्छा, चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या? ओ 12AB, सेक्शन 12AB वाली चैरिटेबल ट्रस्ट, वेलनेस सेंटर। सर उसने कैंप्स कंडक्ट किया फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, ये सब। ओल्ड एज पीपल की रिक्वायरमेंट नहीं भी थी, चाहे ओल्ड एज पीपल ना भी लिखा होता है, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा की एडवांसमेंट के लिए कुछ करवा रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है। सर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाई, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसकी एग्जाम्प्ट है? अनाथ बच्चे, बेसहारा बच्चे, कैदी, 65 के ऊपर के रूरल बुढ़े और फिजिकली अब्यूज या मेंटली अब्यूज लोग, फिजिकली अब्यूज या ट्रॉमेटाइज लोग। तो यहाँ पे बेसहारा बच्चों की कराई तो ये 1 लाख तो क्या है? एग्जाम्प्ट, 1 लाख तो एग्जाम्प्ट। लेकिन यहाँ पे और 65 के ऊपर के बुड्ढों की कराई, लेकिन वो बुड्ढे कौन से थे? शहरी बुड्ढे थे, वो शहरी बुड्ढे थे भाई साहब, शहरी बुड्ढे थे। तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 2 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, क्योंकि तुमने गांव के बुड्ढों को करवाना था भाई स्किल डेवलपमेंट, तुमने शहरी बुड्ढों को करवा दिया भाई, शहरी बुड्ढे नहीं एग्जाम्प्ट, शहरी बुड्ढे तो टैक्सेबल है। सर उसने स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स बिजनेस अपना स्पिरिचुअल लिटरेचर बेचने के लिए बिजनेस के लिए रेंट पे दे दिया। सर उसने बिजनेस के लिए अपने एक प्रेमिसेस रेंट पे दे दी, तो पर मंथ शॉप का रेंटल कितना तक एग्जाम्प्ट है? 10,000 से लेस देन 10,000 पर मंथ एग्जाम्प्ट है। और यहाँ पे 12,000 लिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल, ये हो जाएगा टैक्सेबल। सर उसने एडवर्टीजमेंट राइट दे दी है। सर एडवर्टीजमेंट राइट तो वैसे ही बात ही खत्म है, टैक्सेबल है। एडवर्टीजमेंट राइट कोई तुम्हारी चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है, कुछ नहीं है। सर उसने बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप लगाया। ओ ट्रेनिंग और कोचिंग, सर अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर है तो वो इंडिविजुअल देगा तो एग्जाम्प्ट है। और ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट देती है तो वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट रिलेशन टू स्पोर्ट्स दे रही है सर, ट्रेनिंग और कोचिंग, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। ये क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है समाप्त, इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, चलो जी, हाँ जी, ऑल गुड, ऑल सेट, चैप्टर खत्म, खल्लास। कल करेंगे हम इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई की एंड एग्जाम्पशन चैप्टर की रिवीजन, फिर हम परसों लेंगे इसका टेस्ट। ठीक है बात, चलो मिलते हैं फिर कल। ओके जी, बाय जी, बाय, टेक केयर जी, बाय जी, तननन तम तम तम, बाय बाय जी, बाय 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 बाय, गुड नाइट।